सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी आशा है। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनन तंत्र। और आज हम लैंगिक जनन के ऊपर थोड़ा खुलकर डिस्कशन करेंगे कि लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन में क्या है कि हम मानव में लैंगिक जनन को देखते हैं और ये 10वीं क्लास के हिसाब से भी अति महत्वपूर्ण और 12वीं क्लास के हिसाब से भी अति महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण तो है ही। रीज़न बता देता हूँ आपको। 12वीं क्लास में कई बार बच्चा तुरंत जाता है तो उसको बहुत डीप लेवल पर नहीं समझ में आता है। इसको मैंने थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की है, जो बेसिक है एक तरह से देखा जाए तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब स्टार्ट करते हैं। तो हम मानव का जो जनन तंत्र है उसको देख लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों को देखना होगा। लैंगिक जनन की परिभाषा पहली क्लास में मैंने बता दी है। लैंगिक जनन की परिभाषा, जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके बाद एक युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज नए जीव की प्रथम कोशिका होती है। तो यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग। हमारे शरीर में जनन अंग होते हैं जो जनन का कार्य करते हैं। उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण होता है। एक महत्वपूर्ण घटना है अर्धसूत्री विभाजन, जो केवल और केवल लैंगिक जनन के लिए ही प्रयुक्त होती है। अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। वैसे तो सामान्य रूप से मैंने कोशिका विभाजन में ये बात बताई थी कि कोशिकाएं जो होती हैं सामान्य रूप से समसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं और उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। जैसे कहीं चोट लग जाए, कट जाए, वृद्धि, ये सब चीज़ें जो हैं सामान्य कोशिकाओं में होती है। और ये सामान्य कोशिकाएं लगभग हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन से विभाजित होती है, लगभग सभी। एक ऐसी कोशिका होती है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन की बजाय अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं। बड़ा ही कम देखने को मिलता है, लेकिन लैंगिक जनन जिन कोशिकाओं में होता है उसी में देखने को मिलता है। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं। एक कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 युग्मक का निर्माण होता है। ये नर युग्मक हो सकते हैं, मादा युग्मक हो सकते हैं। ये अलग बात है कि मादा युग्मक जो होते हैं 3 रिड्यूस हो जाते हैं, एक रह जाता है। तो 3 रिड्यूस होकर उसको पोषण दे देते हैं और वो मादा युग्मक बड़ा हो जाता है और अंडे का रूप ले लेता है। जबकि शुक्राणु क्या होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं वो शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाते हैं चारों के चारों, इसलिए वो छोटे होते हैं और वो चलनशील होते हैं। ये एक विशेषता है, ध्यान रखने वाली बात है। चाहे पौधे हों चाहे जंतु हो, जो मादा जनन संरचना होती है उसमें जो अंडाणु बनता है, अंडाणु सदैव स्थिर होगा, यानी नॉन मोटाइल होगा। जबकि शुक्राणु या जो नर जनन नर युग्मक होता है वो चलनशील होता है, मोटाइल, ठीक है, और साथ में हल्का होता है और मादा के अंडाणु में प्रवेश करने वाला होता है। ये टेक्निक, मतलब ये जो सिद्धांत है, प्रकृति ने ये पौधे और जंतु दोनों के लिए बनाया। पिछली बार मैंने प्लांट के बारे में बताया था, इस बार मैं जंतु के बारे में बताता हूँ। यानी कि हम नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों को अच्छे से देखेंगे। ओके, समझ आया? तो अब देखिए, जब तक दोनों में कंपेयर नहीं होगा हम समझ नहीं सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने उस दिन मादा जनन अंग का चित्र बनाने के लिए बोल दिया था, आप लोगों ने बना भी लिया होगा। एक बार फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ये संरचना होती है और उसके बाद में एक संरचना ऐसे होती है और एक संरचना ऐसे होती है और उसके बाद में ये इस तरह से ये संरचना होती है और यहाँ से ये इस तरह, यहाँ से ये इस तरह और ये इस तरह से संरचना होती है। और यहाँ पर होता है, आप सब लोगों को बताया हुआ है, ये घुटने जैसी एक संरचना होती है, गुलाबी रंग की संरचना होती है, जिसको हम लोग ओवरी अर्थात अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय में अंडाणु यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है, गुलाबी रंग की संरचना होती है। और इसके बाद में ये आता है आप लोगों का, ये मैं मिटा दूँ, सिर्फ टॉपिक ही बताने के लिए बताया था। अब हम तो सीधे संरचना पे आ रहे हैं। मादा जनन अंग की संरचना बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ग्रीवा होती है। ग्रीवा काफ़ी लोचदार होती है, समझना ध्यान से।
इसकी लंबाई आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। इसका सबसे अंतिम भाग, इसको हम लोग हिंदी में भग बोलते हैं, ठीक है, जो बाहर दिखने वाला भाग होता है। और ये गर्भाशय का मुख होता है, ये गर्भाशय होता है, इसको गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय, ठीक है। इसके बाद में अंडाशय, अंडाशय। और अब यहाँ अंडाणु बनेगा। अंडाणु को निकालने वाली मैंने आपको संरचना उसी में बता दी थी, एक कीप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कीप जैसी संरचना होती है जो अंडाणु को निकाल के इसमें लेके आने का काम करती है। इसको फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी बोलते हैं। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ पिछली क्लास में बता दिया था बढ़िया से, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये देखिए, ये संरचना होती है मादा की, इसको अंडवाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी की संरचना है, इसको फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं। और ये कीप जैसी संरचना होती है। जब अंडाणु यहाँ से निकलता है, देखो अंडा यानी कि मादा युग्मक यहाँ बनता है अंडाशय में, उसके बाद ये युग्मक अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय में लाया जाता है। जब वो निषेचित हो जाता है तो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, और निषेचित नहीं होता है तो इसकी दीवार पर लग जाता है। लगने के बाद में ये समय के साथ में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया होती है उसके थ्रू ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत लगभग 12 साल की उम्र में होती है, जब मस्तिष्क का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट होता है। हालांकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका कारण है, ये सभी प्रकार की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं सब पे कंट्रोल करती है। कौन सी ग्रंथि को कब जागृत करना है, जगाना है, कौन सी ग्रंथि को कब दबाना है, ये सारा काम पीयूष ग्रंथि से स्रावित 2 प्रकार के हार्मोनों द्वारा होता है। एक होते हैं उत्तेजक हार्मोन और एक होते हैं डिप्रेसिव यानी कि दबाने वाले हार्मोन। तो शुरुआत में जब बच्चा नया होता है, एकदम यंग होता है, जब उसकी प्यूबर्टी एज चालू होती है 12 साल की उम्र में, लगभग 10-12 साल की एज में, तो क्या होता है कि अंडाणु अपना कार्य अभी तो कर नहीं रहा होता है, अचानक से पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकल के आता है जिसको FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। पुटिका को स्टिमुलेट करने वाला, उत्तेजित करने वाला हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, अंडाशय को जगा देता है, अंडाशय जाग जाता है, मतलब अपना काम करने लगता है। इसमें अंडजनन की प्रक्रिया यानी कि गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद में जब ये अंडाणु इसके अंदर आता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद में जब ये अंडाणु इसके ऊपर लगता है, तो 12 साल की उम्र में पहली बार जब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इसको हम लोग कहते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन ये प्रक्रिया लगभग 12 साल में शुरुआत होती है लेडीज़ के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती, लगभग 42 साल, 45 साल, 50 साल, 52 साल के आसपास चलती रहती है। उसके बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, अंडाणु का निर्माण खत्म हो जाता है। उस स्थिति को मेनोपॉज कहते हैं। यह है मेनार्क रजोदर्शन। और लगभग 42 से 45 साल की उम्र में ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसको बोला जाता है मेनोपॉज। पॉज मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना, खत्म मतलब रुक जाना एकदम। पॉज कहते हैं ना, जैसे अपने वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसको वो पॉज का बटन होता है वहीं रुक जाता है, तो इसीलिए फिर ये मेनोपॉज यानी कि रजो निवृत्ति बोला जाता है उसको हिंदी में, रजो निवृत्ति। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये ईश्वर ने बनाई हुई है। इस प्रक्रिया को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये प्रक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक संतानोत्पत्ति नहीं होगी। यानी कि ये जो अंडाणु का ये जो प्रोसेस है ना, इसने तो चलना ही, ये प्रोसेस तो नियमित रूप से चलता रहता है लगभग 12 साल की उम्र में स्टार्ट होके। और अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये ग्रंथि तो होती है, ये अंडजनन का कार्य तो करती है, साथ में ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ये 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसकी बात हम अंतःस्रावी तंत्र में करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं आपको क्या समझाऊं, ये तो था मादा जनन अंग, अब है नर जनन अंग। अब नर जनन अंग को भी इसी तुलनात्मक रूप से देखेंगे। आप इसको आराम से देखिएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पर अंडाशय होता है, वैसे मनुष्य के पुरुष के शरीर में ये 2 टेस्टिस यानी कि वृषण होते हैं, जो वृषण कोश में स्थित होते हैं। इनको हम लोग वृषण बोलते हैं। ये वृषण कोश में स्थित होते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखिए।
सभी लोग, क्योंकि ये बिल्कुल अंडाशय के तुल्य संरचना है। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, वही 12 साल के बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुरुष में उत्पन्न होता है और उसके बाद में ये क्या होता है कि धीरे 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 ये संरचना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब ये संरचना शुरू हो जाती है तो ये संरचना जब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हार्मोन जब पुरुष में बनना शुरू होता है तो उसी समय क्या होता है, वृषण अपना कार्य चालू कर देता है। और जब वृषण अपना कार्य चालू कर देता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये पुरुषों के लक्षण पैदा करता है, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादाओं के लक्षण प्रकट करता है। जो अपने 12 साल के एज के बाद में जो लैंगिक द्विरूपता आने लगती है, दोनों में जो विशेष परिवर्तन आने लगते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ का भारी होना एक्सेट्रा, ये सारे हम अपने उस वाले चैप्टर में करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि है एंडोक्रिनल ग्लैंड के अंदर, तो तब मैं आपको दोबारा से एक बार बताऊंगा। तो ये तो दोनों, अब देखो ये दोनों तुल्य संरचना होगी। तो अब जैसे इसको निकालने के लिए नलिका है, यानी कि अंडाणु को ले जाने के लिए नलिका है, उसी तरह शुक्राणु को वृषण से ले जाने के लिए नलिका होती है, जिसको हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं या शुक्र नलिका बोलते हैं। ये देखिए, ये मैं बना रहा हूँ, ये शुक्र नलिका हो गई, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, अगर आप बुक में इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देगी, मैं सिर्फ केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके पास एक नलिका आ गई, बिल्कुल इस नलिका को हम लोग कहते हैं शुक्र नलिका। ये शुक्राणुओं को लेके जाते हैं, शुक्र नलिका, वास डिफरेंस, इसका स्पेशल नाम होता है वास डिफरेंस, शुक्र नलिका। अब ये शुक्र नलिका, अब जैसे ये गर्भाशय में लेके आता है तो उसी तरह ये शुक्राशय में लेके जाएगा। तो उसके बाद में क्या होता है, जगह जगह छोटे 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 वेसिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल। इसका स्पेशल नेम होता है सेमिनल वेसिकल, या हिंदी में इसको बोल देते हैं शुक्राशय। शुक्राशय, ये इसका नाम है, शुक्राशय। तो अब देख लीजिए, 3 संरचना मैंने आपको बता दी। पहली संरचना तो अंडाशय थी, उसी के तुल्य हो गया वृषण। अब अंडाशय से फैलोपियन नलिका निकलती है, उसी तरह ये शुक्राणुओं को लेके जाने वाले नलिका शुक्र नलिका हो जाती है। और शुक्र नलिका कहाँ लेके जाती है, जैसे ये गर्भाशय में लेके जाता है, वैसे शुक्र नलिका शुक्राशय में लेके जाती है। अब देखिए, अंडा तो शरीर से बाहर आ जाता था, लेकिन शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं आता, शुक्राणु शुक्राशय के अंदर ही पड़ा रहता है। अब देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है, इसका कनेक्शन सीधे मनुष्य के शिश्न से होता है। अब समझने वाली बात क्या है, शिश्न का एक ही द्वार होता है, जबकि महिलाओं में 2 अलग द्वार होते हैं। देखो, मूत्र मार्ग अलग होता है, जबकि जनन मार्ग अलग होता है। जबकि पुरुषों के अंदर क्या होता है कि मूत्र मार्ग और जो जनन मार्ग है वो एक ही होता है। समझने वाली बात है। ये जो मैंने ऊपर वाली ये जो ट्रैक बनाया है ना, ये ट्रैक मूत्र की तरफ जाता है, ये मूत्र का कनेक्शन है यहाँ से। ये जो मूत्राशय का कनेक्शन है ये होता है। इसीलिए हम शिश्न को क्या बोलते हैं, मूत्रोजनन छिद्र, और इसको क्या बोलते हैं, मूत्रोजनन ट्रैक, ठीक है, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, ओके, या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, क्योंकि इसमें दोनों कॉमन होता है। अच्छा, ये जहां पर होता है इस जगह पर एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। भाई ध्यान रखना, कारण क्या है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्यों होती है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो यहाँ से शुक्राणु जब इसके बाहर समय समय पर जब निकाला जाता है तो उस समय क्या होता है, इसके अंदर एक गाढ़े रंग का स्राव निकलता है, एक गाढ़े रंग का सिक्रीशन निकलता है। ये सिक्रीशन क्या होता है कि उसको पोषण देने का काम करता है। इसमें डेक्सट्रोज वगैरह होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज एक ऐसी शुगर है जो केवल मनुष्य के सीमन में बनता है। अच्छा, अब उसके बाद एक और ग्लैंड होती है जिसको हम लोग काउपर ग्लैंड बोलते हैं, वो भी क्या करता है, उसको गाढ़ा करने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, और अंत में ये सारी प्रक्रिया यहाँ से तक जब जाता है तो उसको सीमन कहते हैं, क्योंकि सीमन में शुक्राणु के अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशनल पदार्थ भी होते हैं, खनिज तत्व और कई प्रकार के ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज, जिससे उसको पोषण मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों संरचनाएं आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। अब देखिए, जब जनन की प्रक्रिया होती है तो जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि यहाँ से जो सीमन होता है, यानी कि जो वीर्य होता है, ये वीर्य मादा के योनि में प्रवेश करता है। अच्छा, योनि में प्रवेश करने के बाद जब ये जो भाग होता है, जिसको अपने लोग बोल देते हैं शुक्राणु, ये शुक्राणु शिश्न द्वारा यहाँ छोड़ दिया जाता है।
अब उसके बाद क्या होता है, ये शुक्राणु धीरे 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 गति करते हुए कहाँ जाते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो अंडा निकल रहा होता है, यहाँ से आ रहा होता है, इधर से शुक्राणु जा रहा होता है, जाते 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 ये शुक्राणु इस नलिका में, देखो यहाँ अंडा आ रहा होता है, यहाँ से शुक्राणु जा रहा होता है, दोनों का यहाँ मिलन हो जाता है और इस स्थान पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में, मादा के शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब उसके बाद में, अब ये जो अब तो निषेचन हो गया, यानी कि अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु में। अब सवाल ये देखिए जबरदस्त है, एक शुक्राणु, एक अंडाणु और उसमें कम से कम लाखों करोड़ों शुक्राणु क्या करते हैं, इसमें छेद बना के इसके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन करोड़ों अरबों में से एक शुक्राणु ही कामयाब हो पाता है इसमें घुसने के लिए। जैसे ही वो शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की लेयर बन जाती है अंडे के ऊपर, और बाकी सारे के सारे शुक्राणु समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन बड़ी ही दुर्लभ परिस्थितियों में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि दोनों से, वैसे तो अमूमन क्या होता है, एक महीने में एक ही अंडाशय से ओव्यूलेशन होता है, अंडाणु बाहर आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोनों से आ जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों अंडे निषेचित हो जाते हैं और दोनों अंडे गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं और इस तरह से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन वो वाले जुड़वा वो नहीं होते जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, वो एक लड़की और एक लड़का भी हो सकते हैं, दोनों लड़के और दोनों लड़की भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्लें नहीं मिलेगी क्योंकि दो अलग अलग अंडाणुओं द्वारा निषेचन हुआ है। अब एक घटना और होती है, वो और बता देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ से शुक्राणु गया और शुक्राणु ने इसको निषेचित कर दिया। अब निषेचित करने के बाद में ये क्या होता है, इसका अपनतिक और परिणतिक विभाजन होने लगता है ना, मरूला गेस्टुला स्टेज आते आते जैसे ये यहाँ पे पहुँचता है, बीच में ही विभाजन शुरू हो जाते हैं, लेकिन विभाजन के बाद ये एक बॉल जैसी, फुटबॉल जैसी संरचना रहती है। ये संरचना यहाँ पे लग जाती है, यहाँ पर नहीं, अंदर लग जाती है और अंदर क्या होता है, अपरा का निर्माण हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे ये भ्रूण अंत में एक चाइल्ड का निर्माण कर देता है 9 महीने बाद। अच्छा, एक और चीज, मान लीजिए किसी कारण से ये जो अंडाणु है, जो निषेचित अंड है, ये निषेचित अंड किसी कारण से यहाँ आते आते 2 भागों में विभाजित हो जाए, मान लीजिए, तो ये दोनों भाग गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। और जब ये दोनों भाग गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं तो दोनों से ही नया ऑफस्प्रिंग बनता है, दोनों से ही नया चाइल्ड बनता है। ये जो है इनको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, यानी वो जुड़वा बच्चे जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। तो ये तो एक ही अंडे के एक बार क्लीवेज की वजह से बनता है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है। ऑप्शन ए 2 अलग अलग अंडों के निषेचन से, ऑप्शन बी एक ही अंडे के निषेचन से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक ही अंडे के निषेचन से, क्योंकि वो लिखा हुआ है आइडेंटिकल ट्विंस। अगर खाली जुड़वा बच्चे लिखते तो उपरोक्त दोनों हो जाता। ये सवाल है, ध्यान रखने वाली बात है। अगर खाली जुड़वा लिखते तो जुड़वा की 2 घटनाएं हैं, परंतु अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस लिखे कि आइडेंटिकल एक जैसे, जिनकी शक्लें एक जैसी होती है, वो वाले जुड़वा, तो वो केवल एक ही अंडे के निषेचन से होते हैं। जब ये अंडे के निषेचन के बाद एक बार क्लीवेज होता है और ये दोनों ही स्थापित हो जाते हैं और दोनों से ही प्लेसेंटा का निर्माण हो जाते हैं, तो दोनों अलग अलग बच्चे का निर्माण करते हैं, मतलब एक ही जैसी शक्ल की। अब उसमें अगर वो लड़की है तो भी वो एक जैसी होगी, मतलब दोनों के दोनों या तो लड़की होंगी या लड़के होंगे। लड़का लड़की नहीं हो सकते क्योंकि वो आइडेंटिकल है, एक ही है, और उनकी शक्लें भी सेम होंगी आइडेंटिकल ट्विंस में। जबकि सिंपल जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें ये और ये 2 अलग अलग अंडे निषेचित होते हैं। जब 2 अलग अंडे निषेचित होते हैं तो उनसे 2 अलग अलग जुड़वा, मतलब 2 बच्चे एक ही साथ गर्भ में पलते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो था इसका जनन का भाग। जनन का इतना सा भाग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसके बाद आप अपनी किताबों से आराम से स्टडी कर सकते हैं। इस हिस्से में मैंने सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश की है जितना एग्जाम में प्रश्न आता है। अब इससे प्रश्न बड़े सारे बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, जवाब है फैलोपियन नलिका में। दूसरा प्रश्न बनता है कि एमसी की शुरुआत कब होती है, रजोदर्शन यानी मेनार्क कब होता है, तो 12 साल की उम्र में, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या पूछ सकते हैं कि एक अर्धसूत्रीय विभाजन से कितने अंडों का निर्माण होता है, तो जवाब है 1 अंडे का, बाकी 3 क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि एक अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण कितना होता है, तो वो तो 4 होते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आ जाता है। इन सभी प्रश्नों के, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा
पेपर में पूछी जाती हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़, एसटीडी डिजीज़। एसटीडी डिजीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा 5-7 मिनट। ये सभी के लिए सुनने की चीज़ है, क्योंकि मैं विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। क्योंकि देखिए आज के डेट में आप सब लोग जानते हैं कि मेडिकल साइंस में इतनी पावर नहीं है कि वो हर प्रकार की इलाज को संभव बना सके। तो चलिए एसटीडी डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात कर लेते हैं, जो सेक्सुअली इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है। तो एसटीडी, ट्रांसमिटेड डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, क्या होता है कि मादा की जो योनि होती है वहाँ पर क्या होता है कि कुछ अम्लीय भाग होता है, इसीलिए लैक्टोबैसिलस की वजह से वो हिस्सा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु एक्टिवेटेड होते हैं। तो जब विशेष प्रकार के जीवाणु यहाँ पर एक्टिवेटेड होते हैं, तो कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो पुरुष के जननांगों में बहुत ही भयंकर इन्फेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर फोड़े हो जाते हैं और कई प्रकार, जैसे गोनोरिया, सुजाक, ये सब ऐसे डिजीज़ हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। ये मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ है। जब तक आप दवाई लेते रहोगे तब तक ठीक है, पेनिसिलिन वगैरह एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बड़ी जल्दी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो इनको मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट भी कई बार देना पड़ता है। तो इस वजह से ये बड़ी खतरनाक है। इसीलिए भाई एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारे भारत की सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति कहती है कि भाई अपने जीवन साथी के प्रति सदैव क्या रहें, ईमानदार रहें। बस यही इसका एक मूल मंत्र है। मान लीजिए कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो वो एक स्त्री और एक पुरुष को ही होगी, उनके साथ वो सदैव के लिए चली जाएगी। क्यों? कारण क्या है कि ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिशन से होती है। जैसे महिलाओं में भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे श्वेत प्रदर और दूसरी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। एक राष्ट्र रह गया अपना एड्स। एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के साथ साथ वो एक नॉन कम्युनिकेबल दूसरी वाली डिजीज़ भी है। कारण खून से खून और देह द्रव्यों के मिलने से वो होता है, रेट्रोवायरल वाला है। तो ये वायरस वाले भाग में इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने आज बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ों के लिए आप इस चैप्टर से संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर वीडियो आपको ना पसंद आई हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं थोड़ी इसकी लॉन्ग बड़ी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद।